एक बढ़िया वक्तव्य प्रतिवाद के लिए दोष रहित होता है। एक कुशल गणक को गणित्र की जरूरत नहीं रहती। एक आप जोड़ते हैं 2 और 2, तो आपको ऐसा जोड़ना नहीं पड़ता उंगलियों पर कि 1 2 3 4। एक छोटे बच्चे को जोड़ना पड़ता है। छोटे बच्चे की उंगलियां जोर से पकड़ लो, वो जोड़ ना पाएंगे, क्योंकि जब तक उंगलियों को गति ना मिले उनको कठिनाई हो जाएगी। आदिम कौमें हैं जिनके पास 10 से ज्यादा की संख्या नहीं है। 10 के बाद उनको फिर 1 2 से शुरू करना पड़ता है। और अगर 100 200 की संख्या में कोई चीज पड़ी हो तो फिर वो संख्या गिनते ही नहीं, फिर वो कहते हैं ढेर, असंख्य, फिर उसमें कोई संख्या नहीं रह जाती, क्योंकि गिनने का जो गणित है उनका वो उंगलियां हैं। ऐसे तो हमारा सारा गणित ही उंगलियों पे ही खड़ा है, इसलिए हमारे 10 के आंकड़े बुनियाद में हैं, क्योंकि 10 उंगलियां हैं आदमी को, और कोई कारण नहीं है। 10 डिजिट 1 से लेकर 10 तक, और फिर इसके बाद 11 पुनरुक्ति है, फिर 21 पुनरुक्ति है। असल में आदमी पहले उंगलियों पे गिनता रहा है, तो 10 तक तो गिन लेता था, फिर से शुरू करना पड़ेगा। 1 से 11 भी फिर से शुरू करना है, 21 फिर से शुरू करना है। 10 में हमारी भी संख्या पूरी हो जाती। उंगलियों की वजह से हमारा गणित 10 के डिजिट और आंकड़ों पे खड़ा है। लेकिन जब आप गणित में कुशल हो जाते हैं तो आपको ऐसा गिनना नहीं पड़ता कि 2 और 2 4। 2 और 2 किसी ने कहे कि आपको भीतर 4 हो जाते, लेकिन 2 2 में तो आसान है, कोई बड़ी लंबी संख्या बोल दे, 10 12 आंकड़ों की संख्या बोल दे और कह दे कि गुणा करो इसमें 10 12 आंकड़ों की संख्या से, तब आपको गणित्र का उपयोग करना पड़े, कोई ना कोई विधि का उपयोग करना पड़े। लेकिन रामानुजम था, वो इसमें भी उपयोग नहीं करेगा। जब रामानुजम पहली दफा ऑक्सफोर्ड ले जाया गया और ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हार्डी ने, जो वहां गणित के बड़े से बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, ऐसे सवाल रामानुजम को दिए जिनको बड़े से बड़ा गणितज्ञ भी 5 घंटे से पहले में हल नहीं कर सकता। उनको हल करने की विधि ही उतना वक्त लेगी, इतने बड़े आंकड़े थे। और रामानुजम हार्डी लिख भी नहीं पाया तख्ते पर, और रामानुजन में उत्तर बोला। तो हार्डी ने कहा कि पहली दफा मुझे गणितज्ञ दिखाई पड़ा, अब तक जो थे वो सब बच्चे थे, अंगुलियों पर गिन रहे थे, अंगुलियां कितनी ही बड़ी हो जाएं। हार्डी ने कहा मैं भी बच्चा मालूम पड़ा जो कि आंकड़े गिनता है अंगुलियों पर, अंगुलियां कितनी ही बड़ी हो जाएं। रामानुजम इधर सवाल बोले उधर उत्तर आ जाए। ये क्या हो रहा था? ये ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का नहीं था, मैट्रिक फेल था। ये पश्चिम के गणित के लिए एक बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह बन गया कि ये हो क्या रहा है। इसका मस्तिष्क क्या कर रहा है? इसके मस्तिष्क की गति कैसी है? रामानुजम बीमार था, टीबी से मरा। हार्डी उसे देखने आए थे हॉस्पिटल में। गाड़ी बाहर खड़ी करके भीतर आए। रामानुजम ने ऐसा बाहर देखा, गाड़ी पर जो नंबर था, रामानुजम ने कहा कि हार्डी, ये नंबर सबसे कठिन नंबर है गणित के लिए। और उस नंबर के संबंध में उसने कुछ बातें कही। हार्डी रामानुजम के मरने के बाद 7 साल मेहनत करता रहा कि उसने जो मरते वक्त नंबर देख के कहा था वो कहां तक सही है। 7 साल में नतीजे निकाल पाया कि उसने जो कहा था वो सही है। 7 साल की लंबी मेहनत, और हार्डी कोई छोटा मोटा गणितज्ञ नहीं है, इस सदी के श्रेष्ठतम गणितज्ञों में एक है। लाओस से कहता है, लेकिन अगर कुशल हो
गणक। अगर गणित की प्रतिभा हो तो फिर सहारों की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब सहारे हैं। तब क्या बिना सहारों के हल हो जाता है सवाल? हमारे लिए कठिन है क्योंकि ये बात इंट्यूटिव है। हम तो जो भी करते हैं वो बुद्धि से करते हैं, बुद्धि को सहारा चाहिए। लेकिन बुद्धि के पीछे एक प्रज्ञा भी है जो बिना सहारे के करती है। बुद्धि तो चलती है चींटी की चाल और प्रज्ञा छलांग लेती है। प्रज्ञा में विधि नहीं होती, मेथड नहीं होता। बुद्धि में मेथड होता है, विधि होती है। बुद्धि को कुछ भी करना है तो एक एक कदम चल के पूरी विधि करेगी तो ही नतीजे पे पहुंच पाएगी। बुद्धि के लिए नतीजा एक लंबी प्रोसेस, एक लंबी प्रक्रिया है। उसके पीछे एक प्रज्ञा है जिसको बर्गसन ने इंट्यूशन कहा है। वो प्रज्ञा किसी विधि से नहीं चलती, सिर्फ छलांग लेती। प्रथम से अंतिम पर सीधी पहुंच जाती, बीच की विधि होती ही नहीं। अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जो श्रेष्ठतम खोजें हैं वो बुद्धि के द्वारा नहीं होती, वो प्रज्ञा के द्वारा होती। क्योंकि जिसका हमें पता ही नहीं उसकी विधि हम कर कैसे सकते हैं? विधि बाद में हो सकती है, जिसका हमें पता ही नहीं है उसकी विधि हम कर कैसे सकते हैं? इसलिए इस जगत में जो भी बड़ी से बड़ी विज्ञान की खोजें हुई हैं वो सब छलांगे। मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज मिली एक छलांग पर। वो एक गणित हल कर रही थी जो हल नहीं होता था। वो परेशान हो गई थी, वो हताश हो गई थी और उस जगह आ गई थी जहां उसने एक दिन सांझ को कई रातें और कई दिन खराब करने के बाद सब कागज पत्तर बंद करके टेबल के भीतर डाल दिया और उसने कहा झंझट को ही छोड़ देना। रात वो सो गई। सुबह उठ के वो बहुत हैरान हुई, टेबल पर जो लेटर पैड पड़ा था उस पर उत्तर लिखा हुआ था जिसकी वो तलाश में थी। कठिनाई और बढ़ गई क्योंकि अक्षर उसी के थे। और तब उसने विचारा तो उसे ख्याल आया, एक स्वप्न का कि रात उसे स्वप्न आया था कि वो उठी है और कुछ टेबल पर लिख रही है। वो स्वप्न नहीं था, वो वस्तुतः उठी थी और टेबल पर लिख गई थी। विधि तो बुद्धि ने पूरी कर ली थी महीनों तक और हल नहीं आता था। ये हल कहां से आया? और यही हल उसकी नोबेल प्राइज का कारण बना। फिर बुद्धि ने प्रोसेस कर ली पीछे। जब हल हाथ में लग गया, सवाल भी हाथ में था ही, उत्तर भी हाथ लग गया, तो फिर बुद्धि ने बीच की कड़ी पूरी कर ली और वो कड़ी सही साबित हुई। इसको बर्गसन कहता है इंट्यूशन। वो कहता है इंट्यूशन एक छलांग है, चींटी की तरह नहीं, मेंढक की तरह। चींटी सरकती है और चलती है और मेंढक छलांग लेता है। बुद्धि चलती है और सरकती है, प्रज्ञा छलांग लेती है। जब लाओस से कहता है कि कुशलता पूरी, तो उसका अर्थ प्रज्ञा से होता है। आपने एक सवाल लाओस से पूछा, अगर आप बर्टन रसल से पूछेंगे तो वो सोचेगा। लाओस से सोचेगा नहीं, सिर्फ उत्तर देगा। वो एक छलांग है, उसमें कोई प्रोसेस नहीं। अगर प्रोसेस भी करनी है तो पीछे की जा सकती है। बुद्धि के लिए प्रोसेस पहले है, प्रक्रिया। प्रज्ञा के लिए प्रक्रिया बाद में। लेकिन ये बात बर्गसन की, लाओसे की और अनंत अनंत अंतः प्रज्ञावादियों की अब तक वैज्ञानिक नहीं हो सकी थी, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि छलांग भी एक प्रोसेस। मेंढक छलांग लेता है तो भी बीच का रास्ता छोड़ थोड़ी देता है, तेजी से निकलता है, बस इतनी ही बात। हवा में से निकलता है, मगर निकलता तो है ही, बीच की विधि से निकलता तो है ही। चींटी भी निकलती है, वो जमीन से निकलती। ये मेंढक कितनी ही तेजी से छलांग ले ले, लेकिन बीच के हिस्से में होता तो है, और इसके भी स्टेप्स तो हैं ही। ये विज्ञान को अड़चन थी कि प्रज्ञा भी अगर छलांग लेती है तो उसका मतलब इतना ही है कि कुछ तेजी से कोई घटना घट जाती, लेकिन घटती तो है ही, प्रक्रिया होती। लेकिन अभी नवीनतम फिजिक्स की खोजों ने विज्ञान के इस सवाल को, इस संदेह को मिटा दिया। इस सदी की जो सबसे बड़ी चमत्कारपूर्ण घटना घटी है फिजिक्स में, वो ये है कि जैसे ही हम अणु का विस्फोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे